बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायर प्रोटेक्शन एकेडमी की जानिब से मैं जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर। दुनिया भर में उर्दू बोलने और समझने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमने नाज़रीन जो सिलसिला शुरू किया है फायर फाइटर 1 की ट्रेनिंग का और उसकी अवेयरनेस का, उसमें आज हम तीसरे आर्टिकल को 4.3 को फायर ग्राउंड ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। इसमें साथ साथ ये मैंने टाइटल पेज रखा हुआ है आपके लिए NFPA 1001 स्टैंडर्ड फॉर फायर फाइटर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का। इसमें जो वर्ड क्वालिफिकेशंस है उसकी तरफ हमने फोकस करना है कि ये जो फायर फाइटर की ये है क्वालिफिकेशंस। सर्टिफिकेशन इसके बाद होंगी, लेकिन वो क्वालिफाई तो कर रहा हो उन बातों को जो NFPA 1001 कह रहा है। तो आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली इस बात के ऊपर स्टैंड करना है कि हमने NFPA 1001 स्टैंडर्ड फॉर फायर फाइटर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की क्वालिफिकेशंस ली हैं और उसके अंदर जो NFPA ने बताई हैं वो सब हमने की हैं और वो क्या है वो हमारे सामने आती जा रही हैं। उसका पहले आर्टिकल 4.1 हमने पढ़ लिया है, 4.2 भी पढ़ लिया है, अब 4.3 की तरफ चल रहे हैं। तो ये काम करने हैं उस फायर फाइटर ने जो कि ट्रेंड होगा, जो क्वालिफाइड होगा, वो ये चीज़ें परफॉर्म करेगा। उसके अंदर ये चीज़ें करने की एबिलिटी आ जाएगी। फुल फायर फाइटिंग रिग पहनना है, साथ उसने ब्रीदिंग अपरेटस पहनना है, चार्ज होज जो है चार्ज होज उसने अपनी आर्म पिट में लेकर नोजल को ऑपरेट करना है। उसके बाद है कि फायर क्या है, कितनी किस्मों की होती है, कैसे लगती है, कैसे बुझती है। ये फायर फाइटर का एरिया उस तरीके से ज़्यादा टची और कंसर्न नहीं बनता, लेकिन उसको नॉलेज होगा तो वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएगा और उसको एक्सटिंग्विश और उसको कार्डन ऑफ कर पाएगा। फिर जो मीडिया यूज़ कर रहा है, चाहे वो पाउडर है, DCP है, AFFF है, कोई सी भी गैस है, वो किस तरीके से यूज़ हो रही है, वो फिर मीडिया अलग और मीडिया की एप्लीकेशन अलग, ये चीज़ें उस फायर फाइटर ने देखनी होती हैं। तो इसको इन इक्विपमेंट का पता होना चाहिए जो उसने यूज़ करने होते हैं। उसके अंदर जो बेसिक इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर्स हैं, नोजल्स हैं, होजेस हैं, उसका ब्रीदिंग अपरेटस है, उसका फायर सूट है या और एसोसिएटेड रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, वो उसको पता होने चाहिए। तो फिर वो एक अच्छा फायर फाइटर बन सकेगा। और उसी फायर फाइटर 1 ने ये काम भी करने होते हैं। फायर टेंडर को समझना होता है, उसके इक्विपमेंट्स को समझना होता है, उसके टैंक्स को, चाहे वो वाटर के हैं, AFFF के हैं, DCP का टैंक उसके अंदर है, CO2 की बॉटल्स उसमें 45 kg की हैं, कितने की हैं, 1 है, 2 हैं, ये चीज़ें उसने समझनी थी। अपनी लिमिटेशंस को भी उसने समझना होता है और ये फायर स्टेशन के ऊपर समझा भी दिया जाता है, बता भी दिया जाता है, क्योंकि हर टेंडर की लिमिटेशन अलग अलग है। कोई फायर टेंडर्स होते हैं जिनमें 5000 लीटर पानी आता है, किसी में 9000 लीटर आता है, किसी में 3000 लीटर आता है। तो वो जो लिमिट्स है, इसी तरीके से पाउडर और इसकी AFFF की भी अपनी क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको समझना, उनकी ड्यूरेशन को समझना, ये वक्त के साथ साथ और उस स्टेशन के या उस जो फायर डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड स्टेशन है या फायर डिपार्टमेंट है, ये दोनों बातें आप समझ रहे हैं ना, वहाँ के एतबार से वो समझ रहा होता है, लेडर्स को इस्तेमाल कर रहा होता है, बाकी चीज़ों को। तो चलते हैं एक एक करके इन पॉइंट्स को समझने के लिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वेंटिलेशंस करा रहा हो या दीगर चीज़ें हैं। तो इनकी पहले एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये है क्या। लेकिन NFPA 1001 फायर फाइटर 1 से हमने आगे पीछे नहीं हटना। मैं यहाँ पर एक आपको खुसूसी तौर पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये NFPA 1001 है क्या, ये ज़रा आप देख लें, ताकि आपके तमाम शुकूक व शुबहात ख़त्म होते हुए, जब शुकूक व शुबहात ख़त्म होते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आता है और वो कॉन्फिडेंस बोलता है, वो वर्ड्स आते हैं, लैंग्वेज कोई भी हो, चीज़ें परफॉर्म हो जाती हैं। जो बंदा जानता होता है, जिसके पास कुछ होता है, वो आगे आके चीखता है, चिल्लाता है, बात बता देता है, लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो टेक्सचुअल लैंग्वेज हो, किसी तरह की भी लैंग्वेज हो, वो जाती है। बट एक्चुअल डाटा तो हो, एक्चुअल टेक्स्ट तो हो, एक्चुअल कंटेंट तो हो, वो मैं आपको ज़रा एक दफ़ा दिखा दूं कि NFPA 1001 है कितना सारा, इसके पेजेस कितने हैं, इन्वायरमेंट कैसा होता है NFPA के पब्लिकेशंस का। कुछ साथी तो जानते हैं, देखते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी NFPA खोल के नहीं देखा या उनकी रसाई में नहीं है, उनकी पहुँच में नहीं है। तो वो ज़रा ये देख लें। ये जी NFPA 1001 का एक्चुअल पेज मैंने आपके सामने निकाल दिया है, PDF के ऊपर है और मैंने अलग से फाइल खोली है। यहाँ पर पेज 1 आया हुआ है, ये मेरा कर्सर देखें, मैं आपके लिए साथ साथ इसको घुमा रहा हूँ, और 1 of 35, इसका मतलब इसके अंदर 35 पेजेस हैं, 35 पेजेस, 35 पेजेस। ये जो नंबर शो हुआ है 35, ये इसका मतलब है ये टोटल पेजेस हैं इसके। और ये किस तरह के होते हैं, ये यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हुआ नीचे लेके जा रहा हूँ।
पहले ही पेज के ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स एंड डिस्क्लेमर्स कंसर्निंग एनएफपीए स्टैंडर्ड्स। एनएफपीए स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्क्लेमर है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, और जिसके अंदर मैंने एनएफपीए की कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है जिनको आपने देखना है, समझना है और ख़ुद एक फैसला करना है कि सवाल तो बनता है। वो सवाल क्या बनेगा उसको हम समझेंगे, ठीक है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं। अभी सिर्फ आपको उसका एक लिंक दिया है, उसको समझाया है, जहन में ये बात आपने रख लेनी है कि एनएफपीए के बारे में हमने और कुछ भी समझने की ज़रूरत है हर एनएफपीए के बारे में, और स्पेशली ये जो ट्रेनिंग वाला हमारा हम तो इसके साथ कंसर्न कर रहे हैं इस वक्त। फिर ये इस तरीके से इसके पेजेस आते हैं, इसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन देता जाता है पेज के बारे में वो बताता जाता है एनएफपीए के बारे में कि ये कब कब कैसे कैसे डेवलप हुआ और आज की हालत में खड़ा, और कल भी ये तब्दील हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कमेटीज़ होती हैं, को रिलेटिंग कमेटीज़ होती हैं, और उनके चेयर होते हैं, उनके अल्टरनेट्स होते हैं। चेयरमैन जो चेयरमैन होता है वो उसके मेंबर्स होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, नॉन वोटिंग मेंबर्स होते हैं। फिर उसके कुछ टेक्निकल कमेटीज़ होती हैं, हर जगह पर टेक्निकल कमेटीज़ होती हैं, उनकी अल्टरनेट कमेटीज़ भी होती हैं। तो यूँ ये एक चलता है। ये है जी हमारा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट एरिया, दैट इज़ कंटेंट। मैंने इसको प्लस करके बड़ा कर दिया आपके सामने दिखाने के लिए। ये एनएफपीए ये गोरा साहब के अपने हाथों के लिखा हुआ है जी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये इस वक्त आपके सामने आ गया और आप गौर से देख लें, समझते जाएं, पढ़ते जाएं। एनएफपीए 1001, ठीक है जी। इस वक्त उसके कंटेंट का जो टेबल है वो आपके सामने खुला हुआ है और आप देख रहे हैं। और इसमें ये नीचे की तरफ आ जाएं जी, चैप्टर 4 फायर फाइटर 1, ये है जी चैप्टर 4 फायर फाइटर 1। मैं इसको और एनलार्ज कर दूं आपको दिखाने के लिए। आज आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होने जा रहा है और जो एक क्लैरिटी आने जा रही है, वो आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल आसान कर देगी। फिर आप गोरा साहब के सामने बैठ के इंटरव्यू दें या शेख के सामने बैठ के दें, अरबी हो या गोरा हो या अपना कोई पाकिस्तानी इंटरव्यू लेंगे, आपने बड़े कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते ही जाना है, क्योंकि आपसे परफॉर्म हो जाना है इस इल्म की बेस के ऊपर। ये है जी चैप्टर 4 फायर फाइटर 1। इसके अंदर ये 5 आर्टिकल हैं, ये 5 आर्टिकल आपके सामने आए हुए हैं। 4001, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5। इन चारों को पांचों को आपने देखना है, करना है। चारों का लफ्ज़ इसलिए मुंह से निकलता है जी कि क्योंकि ये जो है ना, ये वाला ये रेस्क्यू, इसमें कुछ भी नहीं है। ये रेस्क्यू वाले के अंदर वो कहते हैं कि फायर फाइटर 1 ने रेस्क्यू करना ही नहीं है। रेस्क्यू की प्रिपरेशन करवाएगा वो, लेकिन वो रेस्क्यू नहीं करेगा, इसलिए तकरीबन वर्ष 4 ही रह जाते हैं। तो इनको हमने लेकर चलना है इनके ऊपर, क्योंकि ये फायर फाइटर 2 में तो जब हम जाएंगे तो चैप्टर 5 हो जाएगा ना, ये उसमें भी जर्नल, फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, फायर ग्राउंड ऑपरेशन, रेस्क्यू एंड ऑपरेशन। ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, फायर फाइटर 2 करेगा, उसकी जिम्मेदारियां वो लगाता है, लेकिन फायर फाइटर 1 की नहीं लगाता। तो यहाँ से हम आज आपको ये क्लैरिटी होगी, आपने ये देख लिया और इसको आपने मज़ीद देखते हुए ये मैं आपको दिखाऊं जी। एनएफपीए जितना भी है ना जी, इसके 2 कॉलम्स चलते हैं। ये 2 कॉलम्स के अंदर इसकी चीज़ें आ रही होती हैं, राइटिंग आ रही होती है। इस तरीके का इन्वायरमेंट होता है जो इस वक्त मैं स्क्रॉल करता हुआ आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ। तो चैप्टर्स आते जाते हैं, जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से चैप्टर अगला आ जाता है। ये जी चैप्टर 1 आ गया, इसका चैप्टर 4 आ गया, फायर फाइटर 1। ये इस वक्त आपके सामने आया हुआ है। इस वक्त आपको गौर से देख लें, इसके ऊपर एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। जर्नल हम पढ़ चुके, ठीक है जी, और फायर ग्राउंड, फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन भी हम पढ़ चुके 4.2। आज जिसकी तरफ जाना है वो है हमारा 4.3 है, और 4.2 चल रहा है ये अभी आगे। ये आ गया जनाब 4.3 फायर ग्राउंड। ये 4.3 है जी फायर ग्राउंड ऑपरेशन। ये इसलिए वो एक कॉलम सा बन जाता है वर्टिकल सा, क्योंकि मैं पीडीएफ के ऊपर हूँ। फायर ग्राउंड ऑपरेशंस इसके ऊपर। दिस ड्यूटी शैल इन्वॉल्व परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, वहीं से पढ़ रहा हूँ, आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। दिस ड्यूटी शैल इन्वॉल्व परफॉर्मिंग एक्टिविटीज नेसेसरी टू इंश्योर लाइफ सेफ्टी, फायर कंट्रोल एंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द JPR's जॉब परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स इन 4.3.1 थ्रू 4.3.21। यही चीज़ें उठा के मैंने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में डाली हैं, उनके बुलेट्स लगा दिए हैं। मैंने कोई कामा फुल स्टॉप भी आगे पीछे नहीं किया, इसलिए कि आपको तसल्ली हो जाए कि ये वही अल्फाज है, ठीक है। कुछ में मैंने किया है कामा आगे पीछे, लेकिन अल्फाज नहीं बदले, इसलिए कि वही अल्फाज आपको यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि आप खुद वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं।
मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और चल रहा हूँ आगे। तो 4.3 के अंदर जो बातें उन्होंने बताई हैं, फिर अब अगर हम पढ़ेंगे 4.3.1 जहाँ से चीज़ असल शुरू होनी है। 4.3.1 में वो कहते हैं कि यूज ऑफ सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑपरेशन, यूज ऑफ। यहाँ पर हमें गोरा साहब से एक शिकवा है, लेकिन वो बाद में बताएंगे। वो शिकवा ये है कि फायर फाइटर 1 स्टार्ट हुआ, उसका फायर ऑपरेशन स्टार्ट हुए, पहले ही वो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स की बात कर देता है कि उसको पहनाएं और वो कैसे पहने, ये करे वो करे, ब्रीदिंग टेक्निक्स को देखे, उसकी लिमिटेशंस देखे ब्रीदिंग ऑपरेटर्स की, उसका ऑपरेशन देखे। भाई किधर गया वो कि बेसिक फायर फाइटिंग का जो एक नॉलेज था एक आम इंसान को देना था उसको फायर फाइटर 1 बनाने के लिए, कि व्हाट इज फायर, टाइप्स ऑफ फायर, एक्सटिंग्विशिंग मेथड, स्प्रेडिंग मेथड, मीडियाज और प्रिकॉशंस, वो सारी बातें बेसिक किधर गई। लेकिन गोरा साहब है, टेक्निकल कमेटीज बैठी हुई हैं, वो कर रही हैं, हम क्या कह सकते हैं, हमसे तो वो अक्लमंद हैं। इट इज़ 100% इस्टेब्लिश्ड दैट अंग्रेज इज अक्लमंद देन पाकिस्तानी। ये हमने मान लिया ना, मानना तो उनको मान रहे हैं ना। अगर हम भी कहीं चैलेंज करने की पोजीशन में हो कि आपका दिया हुआ ये इल्म, यहाँ पे ये थ्योरी काउंटर हो रही है, ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इसमें भी हमने थोड़ी सी आगे चल के ये रिक्वेस्ट करनी है कि बिल्कुल हम कोल्लू के बैल नहीं बनेंगे एनएफपीए के आगे, क्योंकि एनएफपीए ने बहुत कुछ कह दिया अपने पहले ही टाइटल पेज के बाद। जो उसका पहला जो टॉपिक है, जो पहला उसका पेज है, उसको जब हम उसको ऑपरेशन करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि हम खामखा के एहसास कमतरी में गए हुए थे और एक खौफ में मुब्तला थे। हमारे पास तो बहुत कुछ बेहतर है, हम वही तो कर रहे हैं। इंग्लिश से इंग्लिश, ए से लेकर जेड तक जाएं या ए से लेकर जी तक जाएं, वही बातें हैं ना। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आपने उठना है और आपने समझना है इस बात को कि इंटरनेशनली हमें कैसे बिहेव करना है। हम पार्लिमानी लैंग्वेज से नहीं हटेंगे, हम किसी की इंसल्ट नहीं करेंगे, हम किसी के साथ अब्यूजिव या इंसल्टिव वे में बात नहीं करेंगे। बट राइट और रॉन्ग को तो हमने 2 कॉलम में लाना है ना, ट्रू और फॉल्स को तो 2 कॉलम में लाना है ना, और पोलाइटली हम वो मुकदमा रख देंगे वहाँ पे। इसको आप पढ़ लें और फिर आगे चलते हैं। यहीं से आप 4.3.1 पढ़ के चलें और उसमें जब हम दूसरी तरफ चलेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये 4.3.1 हम इधर ही 4.3.2 आ गया, ये 4.3.1 है जी। ये देख लें जी, यूज सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स इन ब्रैकेट SCBA ब्रैकेट बंद ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑपरेशंस given SCBA and other PPEs so that the SCBA is correctly donned, donning होता है पहनने को, is correctly donned, the SCBA is correctly worn। अब ये वेयरिंग और डोनिंग 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपको बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ थी, मैं तो एक आम सा इल्म वाला आदमी हूँ, मैं समझूँगा वेयरिंग और डोनिंग एक ही चीज़ होती है। लेकिन ज़्यादा अकल जो इसमें पढ़े लिखे लोग हैं फील्ड के अंदर, वो बता सकते हैं कि वेयरिंग और डोनिंग में क्या फ़र्क है, और कोई मामूली सा ही फिर कुछ होगा। हम एकदम से किसी को गलत नहीं कह रहे, ठीक है जी। गिवन एज कंट्रोल्ड ब्रीदिंग टेक्निक्स आर यूज्ड, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये वो टेक्निक्स जिससे हम सांस को कम से कम सांस लेके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचा सकते हैं, वो टेक्निक्स। अभी हमने उसको व्हाट इज़ फायर नहीं बताया, ये इन टेक्निक्स पे ले गए हैं, लेकिन ठीक है जी, क्या कह सकते हैं। टेक्निक्स आर यूज्ड, इमरजेंसी प्रोसीजर्स आर इनेक्टेड इफ द SCBA फेल्स। तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो हैं वो लागू कर देंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे जब SCBA फेल होगा, तो ये कोई और मुख्तलिफ चीज़ होगी। एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स आर इनेक्टेड इफ द SCBA फेल्स, ऑल लो एयर warnings are recognized, all low air warning are recognized। लो एयर वार्निंग्स, इसमें एक ही वार्निंग हमारे इल्म के मुताबिक तो आती है, दैट इज एस्केप टाइम। जब साउंड होते तो होता है तो विसल जो है ना वो साउंड देती है, ±55 बार के ऊपर 12 मिनट्स इसका टाइम होता है, वो देती है। अदर्स SCBAs के अंदर उसका मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि कुछ होते हैं एस्केप ब्रीदिंग ऑपरेटर्स और कुछ होते हैं ऑपरेशन के ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। कहीं पे सिर्फ हमने एस्केप करना होता है, वो 10-12 मिनट का टाइम होता है, 8 से लेके हो सकता है, और कुछ जगहों पे 45 मिनट टाइम है, 1 घंटा टाइम है, वो भी हो सकते हैं। और कहीं पे अगर हमें बाहर से कंटिन्यू सप्लाई मिल रही है
तो वो जो कंटिन्यू सप्लाई मिल रही है तो फिर हम उसके साथ कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि वो कंटेंट उस तरीके से नहीं है कि हमारे पास 40 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स हैं या 45 मिनट्स हैं, फिर हम आज़ाद होते हैं, हो सकता है 4 घंटे भी ऑपरेशन होता रहे क्योंकि हमें एयर की सप्लाई आ रही होती है। लेकिन इसी के साथ आगे चलते हैं। इमरजेंसी प्रोसीजर्स आर इनेक्टेड इफ द SCBA फेल्स, ऑल लो एयर वार्निंग्स आर रिकॉग्नाइज्ड, रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इज नॉट इंटेंशनली कॉम्प्रोमाइज। तो रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो है, जो आपके सांस लेने के का एक तहफ़्फ़ुज़ है, वो आपने जानबूझ के उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि आपकी जान को ख़तरा हो जाए और आप की जानबूझ के एक मुश्किल सिचुएशन में चले जाएं जहाँ डेथ भी हो सकती है। एंड हैज़र्डियस एरियाज आर एग्जिटेड प्रायर टू एयर डिप्लीशन। और किस तरीके से आपने हैज़र्डियस एरिया से एग्जिट हो जाना है, निकल जाना है, जब हवा ख़राब हो जाए, सांस लेने के काबिल ना रहे, हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और आपके पास ब्रीदिंग ऑपरेटर्स के लिए भी प्रॉब्लम हो रहे हों SCBA के साथ, तो उस वक्त आपने किस तरीके से, ये पूरा आर्टिकल मैंने डिटेल के साथ आपके साथ इसलिए यहाँ पे पढ़ लिया है। अब इसी की मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो वहाँ पे बनाई हुई है आप देखें और आपको कोई कंफ्यूज ना हो रहे हो आप, इसी तरह का एक आपके अंदर आपके जहन में कोई ऐसी बात ना आ रही हो कि ये इमारत कहाँ से आ गई और वो इमारत। डायरेक्ट NFPA 1001 चैप्टर 4 आर्टिकल 4.3.1 से उठाया हुआ माल है जी, जो वहाँ पे गिराया हुआ है। ठीक है, चलें उस तरफ चलते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर हम दोबारा आ गए, आपने उस चीज़ को देख लिया, समझ लिया और आगे चलते हैं। ठीक है जी, NFPA 1001 को थोड़ा सा आप और मज़ीद समझ लें ताकि अंदर जितनी भी आपके अंदर हिम्मत और ज़रूरत पैदा होगी ना, इंशाल्लाह आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से इसके चैप्टर 1 को हमने देखा है, ये जिसका चैप्टर 1 है। NFPA के बारे में अलग डिटेल देंगे कि उसका कैसा लेआउट होता है, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने और समझाने के लिए, ये सिर्फ आपको बताने और समझाने के लिए। दूसरा चैप्टर 2 है, रेफरेंस पब्लिकेशंस होती हैं जी और इसकी हैं, और चैप्टर 3 है डेफिनेशंस का। फिर हम आते हैं इसके कंटेंट्स की तरफ। चैप्टर 4 फायर फाइटर 1 वहाँ पर भी बता दिया है, ये चीज़ यहाँ पर है। और फायर फाइटर 2 ये है जी, फायर फाइटर 2 इसी की सारी चीज़ें होंगी तो वो फायर फाइटर 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इंशाल्लाह आपके अंदर एक क्लैरिटी आती जा रही है। अगर कम से कम दर्जे में आपसे पूछा जाए कि कभी फायर फाइटर 1 फायर फाइटर 2 के कंटेंट्स को देखा है आपने, होता क्या है उसमें, करना कराना क्या होता है, आपने सर्टिफिकेशन तो नहीं की हुई लेकिन नॉलेज तो है ना, तो वो नॉलेज के ऊपर भी आप उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर सर्टिफिकेशन है तो सर्टिफिकेशन बतानी है, अगर नॉलेज है तो नॉलेज बताना है। ठीक, कभी भी ये नहीं कि नॉलेज है और कहा जी सर्टिफिकेशन की हुई है, या कभी भी आपने धोखा किसी को नहीं देना। प्यारे पाकिस्तानियों, धोखा हमने कभी नहीं किसी को देना इंशाल्लाह, पैसा कम हो या ज़्यादा धोखा नहीं किसी को देना। अल्लाह इसी के साथ हमें वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना तो मुसलमान ही मरना। तो जो धोखा देता है वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में से नहीं है। आगे चलते हैं जी। एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं, एनेक्सेस हैं इसके अंदर मुख्तलिफ, ये सारे एनेक्सेस हैं, इसके साथ अभी हम नहीं बात कर रहे। आगे हम चलते हैं, 35 पेजेस का है, आपने सारा देख भी लिया है। इस वक्त तक जो हम कर चुके हैं वो 4.1 कर चुके हैं, 4.2 कर चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं 4.3 की तरफ, जो कि हम चल भी चुके हैं। तो अभी हमने इसके ऊपर बात भी कर ली थी। ये बात जो आपके सामने आई है ये सारी वही बात है जो हमने वहाँ पे पहले देखी कि इस ऑपरेशन में, फायर ग्राउंड ऑपरेशन में हमने लाइफ सेफ्टी करनी है, फायर ग्राउंड करना है, लाइफ सेफ्टी करनी है, फायर कंट्रोल करना है और प्रॉपर्टी कंजर्वेशन करनी है। प्रॉपर्टी कंजर्वेशन के अंदर अगर आपको उठा के भी कुर्सियाँ बाहर लानी पड़े, उठा के भी मैट्रेस बाहर लाने पड़े और कोई चीज़ें उठा के ड्रैग करके स्टार्वेशन की तरह का कोई अमल करना पड़े, यानी कि चीज़ों को रिमूव करना है, तो वो भी आप प्रॉपर्टी कंजर्व करेंगे। अगर आपको कहीं से वेल्व बंद करना है तो आप करेंगे, या और भी जितने काम होंगे प्रॉपर्टी कंजर्वेशन में, प्रॉपर्टी को बचाने में, वो आप करेंगे। उसकी यूटिलिटीज़ को बंद करेंगे, गैस पानी बिजली को बंद कर रहे होंगे, ये सारे काम आपने करने हैं। तो अब हम चलते हैं जी इस की तरफ। अब पहले ज़रा ये देख लें कि फायर ग्राउंड ऑपरेशन में है क्या क्या, ताकि एक पूरा एक हमारे सामने रोड मैप आ जाए कि 4.3 हमें लेकर किधर जाएगा। 4.3.1 के अंदर ये इसमें भी ना सिर्फ समरी सी दे रहा हूँ, ये पूरा आर्टिकल आगे आपने देख लिया ना, ये है बहुत लंबा चौड़ा, मैंने जस्ट उसका एक मेन मैसेज आपके सामने रख दिया है कि यूज ऑफ सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑपरेशन। दूसरी बात कि रिस्पॉन्ड टू apparatus टू एन इमरजेंसी, कि जब इमरजेंसी में आपने एक फायर टेंडर के ऊपर जाना है, उसके ऊपर सवार होना है, बैठना है, चढ़ना है उसके ऊपर, तो कैसे आपने बैठना है, कैसे जाना है, उतरना चढ़ने के तरीके सारे उसमें फिर बताएंगे। रिस्पॉन्ड कैसे करना है उसके ऊपर। इस्टेब्लिश एंड ऑपरेट इन वर्क एरिया एट इमरजेंसी,
जो जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे आप पहुँचे हैं, सीन ऑफ द इंसिडेंट पे पहुँचे हैं, वहाँ पे आपने उस एरिया को स्टेब्लिश कैसे कर लेना है, जाके आपने कार्डन ऑफ कैसे कर लेना है, रस्सी कैसे घुमा लेनी है, स्ट्रिप कैसे घुमा लेनी है, जो कोन्स हैं ट्रैफिक कोन्स वो कैसे रख के उसको आइसोलेट कर लेना है, और उसके अंदर फिर ऑपरेट कैसे करना है, शुरू कर देना है, ताकि आप भी सेफ हो, सीन ऑफ इंसिडेंट को भी सेव करना है। वहाँ से कोई एविडेंस होगी वो भी बच सकती है, जो दूसरे लोग हैं वो आके दाखिल नहीं हो रहे होंगे और आपके ऑपरेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे और आपको खामखा की इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे होते। मेरे जैसे बहुत सारे पहुंच जाते हैं कि इधर पानी मारो, ऐसे पानी मारो, ये यूं करो, इसको यूं करो, जो उन्होंने कभी कहीं देखा होता है वो सारा इल्म उनके ऊपर वो दे रहे होते हैं। मे बी दे आर गुड, मे बी दे आर एक्सपर्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। तो जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं को परफॉर्म करने दिया जाए। तो अगर वो अच्छे तरीके से उनको परफॉर्म करने दिया जाएगा तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फिर ये है कि फोर्स्ड एंट्री, 4.3.4 कहते हैं कि ज़बरदस्ती दाखिल होना, ताकत से दाखिल होना, कटर लगा के दाखिल होना है, हैमर मार के दाखिल होना है, दरवाज़ा तोड़ के दाखिल होना, किस तरीके से फोर्स्ड एंट्री करनी है वो उसका प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। एग्जिट हैज़ार्डियस एरिया एज अ टीम, तो एग्जिट करना है, बाहर निकलना है, वापस आना है हैज़ार्डियस एरिया से, वो किस तरीके से होगा। और 4.3.6 जो है सेटअप, माउंट, असेंड, डिसमाउंट और डिसेंड ग्राउंड लैडर। जो ग्राउंड लैडर है हमारी, जो हमारी लैडर है सिंगल सेक्शन, डबल सेक्शन, मल्टी सेक्शनल, उसके पुलिस लगी होती हैं, होल्स लगे, रोप्स लगे होते हैं, ऊपर उसका फ्लाई कैचिंग एरिया होता है, प्लेसिंग होती है, उसके फाउंडेशन होती है, बेस होता है उसका, ये किस तरीके से होती है और उसके ऊपर किस तरीके से उसको लगाना है, किस एंगल पे लगाना है, किस सिचुएशन में लगाना है। कभी कभी मज़ेदार सिचुएशंस नहीं मिलती, बड़ा रिस्की आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है। आइडियली तो आपने सेफ होके जाना है ना, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती तो किस तरीके से आपने उसको ऑपरेट करना है, ये सारी बातें इसके अंदर मौजूद हैं। फिर 4.3.4 अटैक अ पैसेंजर व्हीकल फायर, पैसेंजर व्हीकल की जो फायर है उसको ऑपरेटिंग एज अ टीम। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एज अ टीम की बड़ी बात हो रही है, टीम मेंबर के तौर पे जो उसने परफॉर्म करना है उसकी बात हो रही है। तो उस चीज़ को सामने रखना है कि ये एज अ टीम उसने कैसे काम कर ले। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लीडर नहीं है, वो कोई कमांडर नहीं है फायर इंसिडेंट का कि वो डिसीजन ले रहा होगा या वो सिचुएशन को असेस कर रहा होगा। वो एक सिपाही की तरह काम कर रहा है, वो एक लेबर की तरह काम कर रहा है, वो एक मजदूर की तरह काम कर रहा है, वो एक किसान की तरह काम कर रहा है। ये सबसे लो दर्जे का जो फायर ब्रिगेड के अंदर आदमी होगा प्रोफेशनल्स में, वो फायर फाइटर 1 होगा। तो उसने किस तरीके से काम करना है, तो उसने फॉलो करना है और उसने एज ए टीम ही काम करना है जो उसको काम कहा जाएगा। तो पैसेंजर व्हीकल चाहे बस है चाहे कार है, उसको किस तरीके से अटैक कर लेना है, इंगेज कर लेना है। नेक्स्ट आता है 4.3.8 एक्सटिंग्विश फायर इन एक्सटीरियर क्लास ए मटेरियल। अगर बाहर किसी जगह के ऊपर क्लास ए का मटेरियल पड़ा हुआ है तो उस वक्त आपने उसको किस तरीके से, अब ये क्लास ए पहले बताएंगे तो पता चलेगा ना। तो चाहे वो पाइल की सूरत में हो, रैक्स की सूरत में हो, किसी भी तरह का भी स्टफ़ हो, पेपर हो, वुड हो, क्लॉथ हो, किसी भी तरह का या उनका कोई प्रोडक्ट्स हो, उस वक्त ये किस तरीके से आपने उसको परफॉर्म करना है। फिर ये 4.3.9 जो है कंडक्ट सर्च एंड रेस्क्यू इन स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मीन्स कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई गोदाम हो सकता है, कोई और जगह हो सकती है, इवन शिप हो सकता है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो वहाँ पे जब आपने सर्च एंड रेस्क्यू करना है, जानना है, देखना है, ढूंढना है, सबसे पहले तो इंसानों को देखना है, उसके बाद आग को देखना है, तो उस वक्त आपने किस तरीके से टीम मेंबर के तौर पे ऑपरेट करना है। फिर 4.3.10 है अटैक एन इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग एज ए टीम मेंबर। तो इंटीरियर स्ट्रक्चर में जब आपने ऑपरेट करना है, इंटीरियर स्ट्रक्चर में तो खुसूसी तौर पे जी आपको बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बताने की ज़रूरत है। इंटीरियर स्ट्रक्चर जो है वो हर ऑक्यूपेंसी के मुख्तलिफ होते हैं। आप एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे वार्ड्स हैं, वहाँ पे बैल्कनीज़ हैं, वहाँ पे और डिफरेंट एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ हैं। इसी तरीके से आप मॉल्स के अंदर गए, बड़े बड़े हॉल्स हैं, वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले हैं, हर ब्रांड ने अपना एरिया लिया हुआ है, बैल्कनीज़ हैं, बरामदे हैं, बड़े बड़े एक्सकेवेटर्स लगे हुए हैं, वो सीढ़ियाँ जिसके ऊपर खड़े हो जाएं तो वो खुद ब खुद ही ऊपर चढ़ती जाती हैं। ठीक है जी, ओपनिंग्स जितनी भी हैं इनकी जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जब आपने ऑपरेट करना है तो होटल्स का डिफरेंट है,
बिल्डिंग्स का डिफरेंट है, रेजिडेंशियल एरिया का डिफरेंट है, और इसी तरीके से फैक्ट्रीज़ का डिफरेंट है। और हर तरह की फैक्ट्रीज़, नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े असेंबली हॉल्स होते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग्स और पोर्शन होते हैं, वहाँ पे एक डिफरेंट मॉल। और हर स्ट्रक्चर के अंदर कुकिंग के भी चीज़ें होती हैं, स्टोर्स भी होते हैं, ऑफिसेज भी होते हैं, मेन जो प्रोडक्शन एरिया है वो भी होता है। तो उस वक्त बड़ी एहतियात करनी। लेकिन जिस चीज़ को आपने कॉन्फिडेंटली लेना वो ये है कि अगर आप मॉल के लिए हैं तो आप मॉल के लिए उसकी स्टडी कर लें, हॉस्पिटल के लिए हैं तो उसको स्टडी कर लें, यूनिवर्सिटी के लिए हैं तो उसको स्टडी कर लें, होटल के लिए हैं तो उसको स्टडी कर लें, फैक्ट्री के लिए हैं तो उसको स्टडी कर लें, गवर्नमेंट एरियाज़ के अंदर हैं तो उसको स्टडी कर लें, शिप है तो उसको स्टडी कर लें, एयरक्राफ्ट और बेसिस के एरियाज़ हैं उनको स्टडी कर लें। इसके अलावा कोई और मेट्रोपॉलिटन एरिया है आपके पास तो फिर आपको चंद एरियाज स्टडी करने पड़ेंगे, बाकियों का लेआउट समझना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन वाले फायर ब्रिगेड्स के पास ज़्यादा टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेंसीज होती हैं। स्पेसिफिक तो एक एक का हो गया ना, इनके पास सारे ही होते हैं, और ये कभी किसी को सपोर्ट भी करने जा रहे होते हैं, वो भी इनके यहाँ आ रहे होते हैं। तो उस सूरत में हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत होती है। तो ये इंटीरियर स्ट्रक्चर्स हो गए। फिर ये बात है कि हॉरिजेंटल वेंटिलेशन, कि जब हमें हॉरिजेंटल वेंटिलेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी जगह पे अंदर आग लगी हुई है, तो वो समझना है कि किस तरीके से करनी है। फ्लैश ओवर ना पैदा हो रहा हो, हम उस फायर बॉल का ही खुद शिकार ना हो रहे हों, तो वहाँ पे वेंटिलेशन किस तरीके से कर लेनी है। तो ये उस वक़्त जो सीनियर्स हैं हर इदारे के अंदर अपने तरीक़ाकार मौजूद होते हैं और वो बता देते हैं कि किस तरीके से करना है। और इंटीरियर स्ट्रक्चर के लिए जी एक और चीज़, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वो ये है कि आपके जिस कंपार्टमेंट के अंदर आग है उसके राइट पे कौन सा है, लेफ्ट पे कौन सा है, ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है, वहाँ पे क्या है, इसके अंदर ओपनिंग्स कहाँ पे हैं, किस तरह की हैं, डोर कितने हैं, किस जगह पे हैं, विंडोज़ किधर हैं, कोई एग्जॉस्ट का सिस्टम है, कोई और वेंटिलेशन के सिस्टम है, ये भी सारे समझ के रखना होते हैं और इंशाल्लाह समझ में आ जाते हैं। सिर्फ दिलचस्पी और दिलचस्पी कोई चीज़ नहीं होती जी, SOP होती है, SOP, ठीक है, चेक ऑफ लिस्ट होती है, और ये इदारों के अंदर मौजूद है, नहीं है तो आप बना लें अपने लिए, ठीक है। इसी तरह से आप एफिशिएंट होंगे ना फायर डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन जब करनी है तो हमने कैसे अरेंजमेंट्स लेनी है ताकि हम भी सेफ रहें और काम भी हो जाए। परफॉर्म वर्टिकल वेंटिलेशन, जब वर्टिकल वेंटिलेशन होती है ऊपर से किसी चीज़ को काट देना है, तोड़ देना है, ताकि स्मोक उधर चला जाए और फ्लेम उधर निकल जाए और वो टेम्परेचर रेज ना हो जाए थोड़ा सा। उसमें आग तो बढ़ गई, जो लग गई, उसने जो नुकसान करने हैं वो तो करने हैं, लेकिन अब सर्वाइवल की तरफ जाना है ना, और मिनिमाइज लॉसेस की तरफ जाना है। फिर ये है कि ओवरऑल फायर सीन, एक फायर सीन को ओवरऑल कैसे कर लेना है। ओवरऑल का मतलब होता है पूरे का पूरा उसको नीचे ऊपर दाएं बाएं राइट लेफ्ट जाके देख लेना कि कहीं फायर पैचेस तो नहीं है, कहीं आग इधर तो नहीं लगी हुई, कहीं आग के जो वो फ्लेम्स होते हैं और जो उनकी फिंगर्स होती हैं और जो उनका हेड होता है वो तो नहीं कहीं इधर उधर आगे पीछे चला गया और कहीं और आगे पीछे उसने आग लगा दी। जैसे वो वाइल्ड फायर के अंदर होते हैं एम्बर्स होते हैं, वो गिरते हैं उड़ते हैं और मीलों तक जाते हैं, पता चला आग पॉइंट A भी लगी और पॉइंट X तक पहुँचे हुए उसके एम्बर्स उड़ गए, उधर भी आग लग गई। तो उस सूरत की तरफ इधर तो नहीं कुछ हो गया हमारे वर्क प्लेस के ऊपर जहाँ पे आग लगी थी। तो फिर आप हर कोने खांचे को उठा के उसको शॉवल्स के साथ ऊपर नीचे करके देख रहे होते हैं कि यहाँ पर तो नहीं है कोई आग, तो पूरा उसको ओवरऑल कर लेना है, ताकि अगर आप चले जाएं तो वापस थोड़ी देर बाद इत्तलान आ रही हो कि जी स्पॉन्टेनियस इग्निशन हो गई है, दोबारा आग लग गई है, वो वाली सूरत ना हो। तो फिर इसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि एक रिफ्रेश वॉच कीपर रख दिया जाए, एक आदमी एक संतरी छोड़ दिया जाए वहाँ पे जो कि देखे कि आग दोबारा तो नहीं लगने के चांसेस, और अगर उसको कुछ फील हो रहा है तो इन्फॉर्म कर दे। वो संतरी जो होगा उसके पास फिर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि अकेला खड़ा है और देख रहा है कि आग दोबारा लगेगी तो मैं बताऊँगा। तो पूरे एक SOP के मुताबिक वो ओवरऑल आपने करना है। फिर ये है कि कंजर्व प्रॉपर्टी एज अ टीम मेंबर, तो कंजर्व करना है, उसको बचाना है, उठा के लेके जाना है, सर पे रख के कंधों पे रख के, और दो बंदों ने मिल के चीज़ें बाहर निकालनी है जितनी निकाल सकें, वेल्व्स क्लोज करने हैं और उसकी यूटिलिटीज़ को भी बंद करना है। यूटिलिटी वाली बात तो अलग से भी आएगी आगे। कनेक्ट फायर डिपार्टमेंट पंपर टू अ वाटर सप्लाई एज अ मेंबर ऑफ अ टीम। पंपर का पानी खत्म हो जाता है तो आपने पानी दोबारा लेना है वहाँ से, तो ले जाके आपने सक्शन होज खोला, निकाला, उसको उतारना, आपने सक्शन होज उतारा, उसका उतारना सेफली रखना बहुत भारी होता है, वो डिलीवरी होज की तरह ऐसा नहीं होता कि आपने कंधे के ऊपर रख लिया और दौड़ पड़े। वो बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत भारी होता है, और उसके दोनों एंड्स के ऊपर जो क्लोजिंग का और जो फिक्सिंग का सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है।
उसके लिए भी एक की चाहिए होती है। तो उसको उतार के पंपर के साथ भी लगाना, यानी कि फायर टेंडर के साथ भी लगाना और हाइड्रेंट के साथ भी लगाना, क्योंकि जिन हाइड्रेंट से हम पंपर भरते हैं, फिलिंग होती है, उनके साथ एक तीसरा पंपर का कनेक्शन अलग होता है। नॉर्मल उसके साथ नहीं हम भर सकते। वो अलग बात है कि हमने डिलीवरी होज से ही ऊपर ला के डिलीवरी होज रख लिया और भरना शुरू कर दिया, और ऊपर एक इंडिविजुअल बैठ गया और उसने पकड़ लिया और वो पानी उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। हम डिलीवरी होज से पानी दे तो सकते हैं हाइड्रेंट के अंदर, कि जब हमने स्टैंड पाइप के तौर पे लेके जाना है ऊपर, तो वो जो फायर डिपार्टमेंट का कनेक्शन होता है उधर ही ला के लगाया और पानी ऊपर ले गए। या हमने स्प्रिंकलर सिस्टम को फीड करना है इमरजेंसी में, तो इधर 20,000 25,000 लीटर का वाटर टेंडर खड़ा किया और पानी देना शुरू कर दिया, और एक और वाटर टेंडर उसको सेकंड सप्लीमेंट कर रहा है और उसको भर रहा है। बहुत और दूसरे बहुत भरते जा रहे हैं, ये उसको आगे देता जा रहा है। तो इमरजेंसी में तो कई तरह के सिनेरियोज आ सकते हैं, हम उनको काम कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली तो हम एक प्रोसीजर के मुताबिक चले ना। तो कनेक्ट फायर डिपार्टमेंट पंपर टू अ वाटर सप्लाई एज ए टीम मेंबर, तो टीम मेंबर के तौर पे हमने साथ काम करना होता है। 4.3.16 एक्सटिंग्विश इंसिपिएंट क्लास ए, क्लास बी, क्लास C5 इंसिपिएंट स्टेज। अब यहाँ पर और भी स्टेजेस आएंगी। अगर इंसिपिएंट है तो डेवलप स्टेज भी आएगी, डिके स्टेज भी आएगी, डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो फिर हमें अपने फायर ब्रिगेड को फिर हमें अपने फायर फाइटर 1 को हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड इस प्लेटफॉर्म से, जो हसीन हबीब ट्रेडिंग फायर एंड सेफ्टी एकेडमी है, वो उसको बताएगी कि भाईजान व्हाट आर द फेजेस ऑफ फायर, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फायर। तो फिर हमारा जो फायर फाइटर 1 होगा वो कहीं ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा, कहीं ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा NFPA 1001 वाले से, जो कि उसके पास NFPA 1001 का भी नॉलेज होगा, लेकिन हम उसको और डाइवर्सिफाइड रिलेटेड नॉलेज भी देंगे, उसके मुतल्लिका और दीगर नॉलेज भी देंगे, ताकि हमारा जो फायर फाइटर 1 है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो। इदारों में काम करने वाले लोग ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद हैं, इदारों वालों को तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नया आदमी आ रहा होगा, जो नया हमारा जवान आ रहा होगा, जिस यूथ को अब हम हिट करने जा रहे हैं, टच करने जा रहे हैं, इंगेज करने जा रहे हैं, वो जब एज ए फायर फाइटर आएंगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन की कमी है, कॉन्फिडेंस और टैलेंट की कमी नहीं है। आ जाएगा इंशाल्लाह, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो आगे चलते हैं जी। तो A क्लास B क्लास की जो फायर्स हैं उसको एक्सटिंग्विश करना है हमने इंसिपिएंट स्टेज के ऊपर, तो वो भी नॉलेज एक फायर फाइटर को होना चाहिए। ऑपरेट इमरजेंसी स्क्रीन लाइटिंग, 17 नंबर सब आर्टिकल बता रहे हैं जी कि इमरजेंसी लाइटिंग अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो वो फायर फाइटर 1 ऑपरेट करेगा। कुछ बूम लाइटिंग होती हैं जो कि टेंडर के ऊपर ही लगी होती हैं, उनको निकालना, उसको ऑन करना और उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, आग की तरफ, सीन की तरफ करके तो उधर देना जिधर फायर फाइटर को ज़रूरत है, वो भी वो काम करेगा। फिर ये कि जनरेटर्स होते हैं, वहाँ से हमारे पास फ्लड लाइट्स होती हैं जो कि रिग होती हैं, उसके साथ केबल पूरी होती है, एक जगह पे उसका लेके कनेक्शन, तो किसी भी तरफ राइट लेफ्ट जहाँ पे भी उसको ज़रूरत है उसको ले जाना। ये फायर फाइटर 1 जो है ना वो टीम मेंबर के तौर पे साथ कर रहा होगा। टर्न ऑफ बिल्डिंग यूटिलिटीज़, अगर आपको पता है तो ही आप गैस बंद करेंगे ना, पानी बंद करेंगे ना, बिजली बंद करेंगे ना, या और कोई अगर कोई प्लांट शांट की सप्लाई है उसको बंद करेंगे। और ये चीज़ें आपने अपने स्पेसिफिक एरिया में, तो अगर किसी फैक्ट्री कंपनी या किसी इदारे में है तो समझ के रखनी है, एकदम से आगे उसको बंद कर लेना है। नई जगह पे गए हैं तो उनको कहना है कि जी आप हमारे साथ चलें और इसको बंद करवाएं, क्योंकि फिर हम कॉन्फिडेंटली करेंगे, हो सकता है हम हमारे लिए खुद ये एक खतरा ना बन जाए। 4.3.19 कॉम्बैट अ ग्राउंड कवर फायर, ग्राउंड कवर फायर ऑपरेटिंग एज ए टीम मेंबर। जो ग्राउंड कवर फायर होती है बिल्कुल तमाम चीज़ों को जलाती हुई, जो एक कारपेट की तरह लेकर चल रही होती है, एक घास की तरह चल रही होती है, ये वाइल्ड फायर भी होती है, लेकिन किसी स्ट्रक्चरल फायर के अंदर भी इसका बिहेवियर आ सकता है। तो उस वक्त इसको कैसे कट करना है, उसको कैसे इंगेज करना है कि वो आगे ना बढ़ेगी तो हर चीज़ को वो खाती हुई जा रही है, हर चीज़ जब वो खाती हुई जा रही है तो वो छोड़ेगी क्या? तो उस सूरत में तो फायर फाइट करने का फायदा ही कोई नहीं, हर चीज़ तो जल के राख हो रही है। उसको इस तरीके से इंगेज कर लेना कि आगे कट कर देना, आगे उसको एरिया को ख़त्म कर देना, आगे खुदाई कर देना, आगे उसकी पार्टीशन ऐसी कर देना ताकि आग आगे ना बढ़े। तो ग्राउंड कवर फायर को कट करना है, लेकिन एज ए टीम मेंबर, जैसे कोई बड़ा कहेगा वैसे काम करना है। टाई अ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर होस्टिंग टूल्स, के गिठान लगानी है आपने, एक
किसी भी इक्विपमेंट को ऊपर भेजना है, मिसाल के तौर पे आपने फोमेक्स 7 ऊपर भेजना है, किसी कंपार्टमेंट के अंदर आपने फोम डाल देनी है, भर देनी है, फोमेक्स 7 भेजना है, या डी फ्लडिंग डी स्मोकिंग का एक इक्विपमेंट भेजना है, तो उसके साथ ट्रंकिंग भी होगी, उसके साथ केबल भी होगी, तो किस तरीके से आप ऊपर भेजेंगे, कितनी सारी रस्सी, कौन सी रस्सी होगी, प्लस कौन सी नॉट लगेगी, कौन सी गिठान लगेगी, या आपने एक हैमर भेजना है ऊपर, या आपने एक नोजल भेजनी है ऊपर, होज ही चार्ज हुआ वो ऊपर भेजना है, तो कौन सी नॉट लगाएंगे। तो इसमें टाइप्स ऑफ नॉट्स आ जाएंगी, किस तरह की नॉट्स आपने इस्तेमाल करनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन बताई जाएगी, उसको फट्टे के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, उसको किसी इक्विपमेंट के साथ बांध के थोड़ा सा उठाया जाएगा इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह। तो ये सारी नॉट्स और उनकी वो चीज़ें उसके अंदर आएगी। फिर है जी आर्टिकल 4.3.21 एयर मॉनिटरिंग। एयर मॉनिटरिंग हमने कैसे कर लेनी है, एयर मॉनिटरिंग के अंदर जो तरतीब है वो हमारे सामने आ जाएगी कि एयर मॉनिटरिंग करेंगे तो पता चलेगा ना कि यहाँ गैस कौन सी है, ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, HS2O कितनी आ गई है, या कोई और जहरीली गैस आ गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई है कौन सी, तो उससे आप आइडिया लगाते जाएंगे कि एयर मॉनिटरिंग की इस वक्त एयर प्योरीफिकेशन की क्या हालत है, ताकि ऑक्सीजन को इंश्योर कर सकें, और फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर एग्जिट कर दें। ये इस वक्त आपके सामने सारे आर्टिकल आ गए जी, आपके सामने एक मुकम्मल हो गया एक तरतीब के आगे हमने क्या चला। फिर हम चलेंगे जी एक एक करके। इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम 4.3.1 से शुरू करेंगे, जो आप पहले भी सुन चुके हैं, और एक एक को लेते हुए थोड़ी थोड़ी डिटेल देते हुए आपको आगे लेके चलेंगे। जिनको डिटेल की ज़्यादा ज़रूरत है उनसे बात अलग हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फायर ब्रिगेड्स के अंदर काम कर रहे हैं और वो फायर फाइटर 1 क्वालिफाइड होना चाहते हैं, NFPA 1001 की ज़रूरत ही नहीं है सर्टिफाइड, वो कहता है क्वालिफाइड हो। तो क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के अल्फाज मायने भी हमने दिए हैं, कॉन्सेप्चुअल और टेक्सचुअल दोनों, ताकि एक बंदे को पता हो कि भाई मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, मेरा स्टेटस क्या बनता है, मैंने इस स्टेटस के अंदर इस हैसियत में परफॉर्म क्या करना है। खामखा ही हम वो ऐसी चीज़ों में जा रहे होते हैं जहाँ पे हमें कोई एकदम से कंफ्यूज कर लेता है। जैसे कोई पूछे जी को 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने किस सन में जीता था, तो हमें तो पता होना चाहिए 92 का वर्ल्ड कप था, 92 में ही जीता था, अब 93 में तो नहीं जीता था ना, या 1990 में तो नहीं जीता था ना। तो इतना कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर लाना है और चलना है। अपना और अपने गिरदोपेश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।